नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। एक युवा प्रतिभाशाली रिसर्च साइंटिस्ट शिखा वर्मा की कॉलेज लैब में बेहद क्रूरता से हत्या कर दी गई। हत्या करने का तरीका इतना खौफनाक था कि इस हत्याकांड से कॉलेज के सभी छात्रों की आत्मा भी सहम गई। आखिर कौन हो सकता था इसके पीछे? जिस बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वो बेहद ही डरावना था। घटना की खबर मिलते ही यूपी पुलिस फौरन मौका-ए वारदात पर पहुंची। सर, इनकी बॉडी में किसी तेज धार वाले हथियार से बार बार वार किया गया है। मेरे ख्याल से किलर ने शायद सर्जिकल ब्लेड का यूज किया। किलर को इस लड़की के साथ कोई भयानक दुश्मनी थी या गुस्सा था? आपको क्या लगता है ये एग्जैक्टली किस वक्त हुआ हो? सर, लाश की हालत देखकर लगता है कि 12 से 15 घंटे पहले। फिलहाल हमने डीएनए और फिंगरप्रिंट ले लिए। कल तक इससे संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। एक तुम ही हो जिसने शिखा को आखिरी बार जिंदा देखा था और पहली बार उसकी लाश देखी। भगवान कसम हम सच कह रहे हैं। हम तो रोज सुबह 9 बजे लैब खोल देते हैं, हमको 6 बजे बंद कर देते हैं। कल भी यही किए थे हम। शिखा को लैब में बंद किसने किया? हमको कुछ नहीं पता साहब। वैसे पीएचडी के विद्यार्थियों के पास भी लैब की डुप्लीकेट चाबी रहती है और वो लोग रात बिरात आके काम करके जाते हैं। और एक चाबी सर शिखा मैडम के पास भी थी। यानी शिखा तुम्हारे सामने नहीं आई? नहीं सर, हम तो वजह ही बंद करके लैब चले गए थे। सुबह के देखा तो ये हो गया सर। लेकिन सर शिखा के पास तो कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं मिलता। हो सकता है कि किलर ने शिखा को पहले मारा होगा, उसे लैब में ले जाकर उसी की डुप्लीकेट चाबी से उसे बंद करके चला गया होगा। हाथ पांव तोड़ के रख देंगे। ए मिस्टर, गर्मी कम और आप मुझे बताएंगे आप हैं कौन? सर हम यहाँ स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। ऐसे यानी शिखा मैडम आपको पढ़ाती? जी, बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं हम लोग। शिखा मैडम के बारे में आप लोग हमें कुछ बता सकते हैं? हाँ मैम, बहुत अच्छी थी, सबसे अच्छी पीएचडी रिसर्च साइंटिस्ट। हमें तो वो अपनी छोटी बहन जैसे ही रखती थी। रोज सुबह 8 बजे वो हमारी एक्स्ट्रा क्लास लेने आती थी और आज जब वो हमारी क्लास लेने नहीं आई तो 8:30 बजे हमने उनके घर कॉल की तो उनकी माता जी ने बताया कि उसने कहा कि वो हॉस्टल में रुकने वाली है क्योंकि उन्हें लैब में काफी देर तक काम करना था। जब हमने उनके हॉस्टल जाके देखा तो और फिर आज सुबह लैब सिंह सर, इन स्केचेस को कस्टडी में ले लो। बेहुदा मजाक किया है किसी ने, शायद हमारे लिए सुराग बन सकता है और किलर तक पहुंचने का रास्ता भी। और आप लोग अगर कुछ पता चले प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब, हमारी शिखा के साथ ऐसा किसने किया और क्यों किया? वो तो बेचारी किसी के साथ बैर भी नहीं रखती थी। माता जी, आपके कहने के मुताबिक शिखा हमेशा अपना मोबाइल फोन, अपना लैपटॉप और कुछ कागज रखा करती थी, लेकिन जब हमें लाश बरामद हुई हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन दूसरे क्लासरूम से हमें ये स्केचेस मिले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शिखा को मारने के बाद ये स्केचेस लगाए या मारने से पहले इन स्केचेस के जरिए वो शिखा को मर्डर करने का प्लान बना रहा है। मुझे तो लगता है ये किसी मानसिक रूप से विकृत इंसान का काम है। माता जी, सोचकर बताइए
शिखा ने आपसे ऐसी कोई बात की थी जिससे वो हमेशा परेशान रहती? कभी कभी किसी का फोन आता था, पता नहीं कोई क्या बात करता था, तो वो बहुत परेशान हो जाती थी। एक बार तो वो इतनी परेशान हो गई, लगा वो अभी रो देगी। तुमने वापस से फोन किया मुझे? क्या हुआ बेटा, ये परेशान क्यों? इस लड़के ने जान खा ली है हमारी। कौन है वो? माँ कोई बात नहीं है, आप क्यों चिंता कर रही हैं, हम संभाल लेंगे। सर, ये शिखा के मोबाइल का आइटमाइज बिल। आइटमाइज बिल के हिसाब से आखिरी कॉल 6:51 को आया, लेकिन कॉरोनर का रिपोर्ट ये कहता है कि हत्या 7 बजे हुई। मोबाइल कंपनी में बात करके पता किया है, ये नंबर राकेश चौबे के नाम से रजिस्टर्ड है। बिट्टू? बिट्टू? ये राकेश चौबे, वो किसी का नाम है बिट्टू। शिखा ने 1-2 बार मुझसे उसके बारे में बात की है। वह ये शिखा और बिट्टू के बीच में क्या संबंध? वो एक दूसरे को पसंद करते थे। शिखा एक गाजियाबाद के सेमिनार में गई थी, तभी उन दोनों की मुलाकात हुई थी। एक दूसरे को पसंद करते थे या फिर? बिट्टू हमारी शिखा से शादी करना चाहता था, वो भी जल्दी, लेकिन शिखा पहले अपनी रिसर्च पूरा करना चाहती थी। हेलो राकेश चौबे जी। लखनऊ से मैं इंस्पेक्टर राम कुमार बोल रहा हूँ। आपकी फ्रेंड शिखा का मर्डर हो चुका। क्या? इस वक्त आप कहाँ हैं? जी गाजियाबाद में। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आप लखनऊ आ जाइए। जी सर। गाजियाबाद पुलिस को इन्फॉर्म करो, राकेश चौबे इमीडिएटली लखनऊ आना चाहिए। यस सर। अच्छा सिंह, लगता है ये मामला प्यार इश्क का है और इसमें कोई तीसरी व्यक्ति भी इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। मुझे लगता है सर, या तो बिट्टू ने या फिर फोन करने वाले आसिफ ने, इन दोनों में किसी एक ने ये कांड किया हो सर। चलो। और कहाँ सर? सत्यमेव कॉलेज। मुझे पूरा यकीन है कि सत्यमेव कॉलेज में छिपा हुआ है जिसका हमें पता नहीं है। ओके सर। लड़का शिखा मैम के पीछे? नहीं सर, ऐसा तो कोई लड़का नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हमें याद है शिखा मैम या तो लैब में रिसर्च करती रहती थी या फिर हमें पढ़ाने में बिजी रहती थी सर। हमने तो आज तक उन्हें किसी लड़के के साथ नहीं देखा। यानी उनका ज्यादातर वक्त लैब में गुजरता था? जी सर। शिखा मैडम तो ज्यादातर टाइम लैब में ही रहती थी और ऐसा कोई लड़का नहीं था जो उन्हें परेशान करता हो। शिखा मैडम तो बहुत शरीफ और भली थी। जितना पूछा जाए बस उतना जवाब दो, समझे? रखो इसको। ऐसा कोई लड़का जो शिखा से ज्यादा बातचीत करता था? साहब, लड़के तो वही थे जो उनके साथ पीएचडी की पढ़ाई करने आते थे, उनका ही लैब में आना जाना रहता था। ये लैब की डुप्लीकेट चाबी किन किन लड़कों के पास थी? वो सर, एक डुप्लीकेट चाबी मूर्ति सर के पास रहती थी। ये मूर्ति कौन है? सर हम आपको ले चलते हैं मूर्ति सर के पास। सर वो रहे मूर्ति सर। वाह। वैसे मूर्ति, चंद सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। कल शाम को 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक आप कहाँ थे? हम पिक्चर देखने गए। कहाँ पिक्चर देखने गए? सिनेमा हॉल में या हॉस्टल में? सिनेमा हॉल में। किसके साथ? हाँ, अकेला गया था सर। हम कोई टिकट संभाल के नहीं रखा और हमारे पास सबूत भी नहीं है, बट हम देखने गया था। देखो सर, आप पे शक मत करो। अगर आपको कुछ ज़्यादा पूछना है तो आप हमारे डीन और शिखा के गाइड रघुनाथ जी से मिले। वैसे भी शिखा ज़्यादा टाइम उन्हीं के साथ रहता था। और सिंह,
सर हम लोग एक रिसर्च करने में पगलाए रहते हैं और आप है कि सर एक साथ 3 रिसर्च कैसे करते हैं सर, कैसे करते हैं? सर बड़े बोल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सर आपका जो दिमाग है ना सर, एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों का मस्काबाजी का पीरियड खत्म हुआ हो प्लीज आप लोग बाहर जाएंगे। आपके आइंस्टाइन सर से मुझे कुछ बात करनी है, प्लीज। आपके कॉलेज में एक शख्स है जिसे उसका जिंदा रहने का अफसोस था, इसलिए उसे मार डाला। क्या बात कर रहे हैं आप? टेल मी वन थिंग, शिखा का इस कॉलेज में किसी लड़के के साथ कुछ इसके लिए तो सब कुछ उसकी रिसर्च थी। आफ्टर ऑल इतनी मशक्कत के बाद उसे अपनी रिसर्च के लिए ग्रांट मिली। ग्रांट? सर बड़ी बड़ी रिसर्च में काफी खर्चा होता है और इस खर्चे को पूरा करने के लिए हम लोग सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से पैसे की मदद लेते हैं। मैंने यूजीसी से शिखा को 50 लाख की ग्रांट दिलवाई थी ताकि वो अपना रिसर्च आराम से कर सके और 20 लाख रुपए मशीनरी के लिए उसे अलग से मिले। एक्सक्यूज मी, ऐसी कोई ग्रांट पहले इस कॉलेज से मिली? जी, लेकिन इतनी बड़ी ग्रांट सत्यमेशी कॉलेज के इतिहास में किसी को नहीं मिली। 70 लाख का ग्रांट। शिखा कौन से विषय पर रिसर्च कर रही थी? शिखा ब्रेन ट्यूमर का इलाज ढूंढ रही थी और हमारे कॉलेज का एक और लड़का इसी रिसर्च पे काम कर रहा था, लेकिन ग्रांट सिर्फ शिखा को ही मिली। क्या नाम है उस लड़के का? मूर्ति। और जब उसकी ग्रांट रिजेक्ट हो गई तो वो बहुत अपसेट हो गया था। मूर्ति। रिसर्च स्कॉलर शिखा ब्रेन ट्यूमर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज खोज रही थी। जाहिर है कि मेडिकल साइंस में बेहद अहम शिखा की इस रिसर्च पर देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी थी और उसकी रिसर्च पूरी ही होने वाली थी। लेकिन इंस्पेक्टर राम कुमार को शिखा के गाइड और डीन रघुनाथ से मिली जानकारी के साथ इस केस में एक बड़ा मोड़ आ गया। पुलिस को शक हुआ कि हो न हो उसकी हत्या का संबंध इस महत्वपूर्ण रिसर्च और उसके लिए मिली ग्रांट की भारी रकम से है। इसीलिए पुलिस की शक की सुई कैंपस के ही एक रिसर्चर मूर्ति की ओर घूम गई जो इस ग्रांट की रकम को पाने में नाकाम रहा था। अब तक जितने बयान लिए हैं हमने उससे पता चला है कि शिखा का कॉलेज में किसी लड़के के साथ कोई इश्क का चक्कर नहीं। उसे परेशानी थी एक आदमी से, मूर्ति, और वो भी प्यार वाला चक्कर नहीं था। इट वॉज प्योर प्रोफेशनल जेलसी। सर वो बिट्टू राकेश चौबे आया। भेजो उसे अंदर। यस सर। राकेश चौबे, शिखा को आखिरी कॉल तुम्हारा गया था 6:51। अब सच सच बताओ। सर मैंने उस दिन उससे फोन किया था। हेलो बिट्टू, तुम समझने की कोशिश करो। शिखा मैं क्या समझने की कोशिश करूं? तुम मेरे लिए टाइम निकालती नहीं हो। बिट्टू, तुम्हें तो पता है ना कि ये रिसर्च हमारे लिए कितनी जरूरी है, और सिर्फ हमारे लिए ही क्यों, ये कितने बीमार लोगों को नई जिंदगी देगी। और हमारी जिंदगी, उसके बारे में तुमने सोचा नहीं। शिखा हम शादी कब करेंगे? बिट्टू, तुमने वापस से शादी की बात शुरू कर दी। बिट्टू, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। कौन है? कौन है? शिखा? हेलो शिखा? जब शिखा ने फोन रखा तब उसने कहा कौन है। इसका मतलब यह है कि वहां कोई आया था। जी हो सकता है। एनीवेज, तुम काम क्या करते हो? जी मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी दवाइयाँ बेचते हो। और शिखा दवाई बनाकर बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनना चाहती थी। इसका मतलब यह कि शिखा के मुकाबले में तुम पद और कमाई में कम थे। सर प्यार करने वाले ये सब छोटा बड़ा नहीं देखते। तो शादी की इतनी जल्दबाजी क्यों? सर हम लोग 30 साल के हो गए थे, शादी करना जरूरी था। आखिर कब तक यूं ही हम दूर दूर रहते, कभी ना कभी तो शादी करते ही। ठीक है, तुम जा सकते हो। और सुनो, लखनऊ छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। जी
किलर बिट्टू नहीं है, क्योंकि शिखा की मौत से सबसे ज्यादा नुकसान बिट्टू को हुआ है। शिखा ने जब फोन रखा और कहा कौन है किलर, वो कौन है? रामधारी जी, आप अपना दिमाग इस चाबी की तरफ घुमाइए और बताइए कि जिस दिन शिखा मैडम की हत्या हुई थी उसके शाम के 7 बजे से लेकर रात को यहाँ कौन कौन आया था? ऐसा कोई आदमी जो यहाँ आने पर किसी को शक ना हो। हाँ में तो वैसे गिने चुने लोग ही आते हैं, अपने रघुनाथ जी और बाकी ये पीएचडी वाले विद्यार्थी लोगों का ही आना जाना रहता है। एक बात बताइए मुझे, शिखा मैडम जो काम लैब में करती थी वो अपने साथ घर ले जाती थी? हाँ साहब, वो एक दिव्या में कुछ संभाल के लेके जाती थी। दिव्या? हाँ साहब, वो जो कंप्यूटर में लगाते हैं और फिर निकाल लेते हैं। इसे पेन ड्राइव कहते हैं। हाँ साहब, हाँ, उसी में वो सब कुछ संभाल के लेके जाती थी। वो उनके लिए जान से भी बढ़कर था साहब। इनका काम जान से भी ज्यादा बढ़कर रहता है। रुको बे रुको, कहाँ आगे चले जा रहे हो? कौन है तू? कौन है तू? लीजिए सर, हमने आपके मुजरिम को पकड़ लिया। तू कहाँ भाग रहा था तू? सर हम तो जब देख रहे थे कि शिखा का वो रिसर्च का प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ है। देखने आए थे कि चुराने आए थे? हाँ नहीं सर, हमारे पास उससे अच्छा रिसर्च है। अच्छा, हमने तो सोचा था कि शिखा मर गई है तो उसका रिसर्च का फंडिंग हमको मिल जाता। मिलेगा, फंडिंग से ज्यादा फंडिंग तुझे मिलेगा। सिंह, ले जाओ थाने उसे, ले जाओ उसे। थैंक यू सर। शिखा मैडम के कातिल को पकड़ने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और तो और हमने अपने कई लड़कों को इसी काम पे लगा रखा है। तुम्हें किसी पर शक है? शक तो हमें हर उस इंसान पे है जो शिखा मैडम के साथ रिसर्च पे काम कर रहा था। सबके सब जलते थे साले। उससे बहुत नफरत करता था सर, लेकिन हमने उसको नहीं मारा सर। सच्ची कहता है अब। झूठ बोल रहा है तू, मूर्ति झूठ बोल रहा है। तुम शिखा से जलते थे क्योंकि उसकी वजह से तुम्हें ग्रांट नहीं मिली। और नंबर 2, लैब की डुप्लीकेट चाबी तुम्हारे पास थी और सर्जिकल ब्लेड का उपयोग किस तरह से किया जाता है तुम अच्छी तरह से जानते हो मूर्ति, अच्छी तरह से। सारे कारण है तुम्हारे पास और हालात तुम्हारे खिलाफ है। हाँ सर, हाँ। एक बार माइंड में आया कि उसे मार दो, क्योंकि ग्रांट मिलने के बाद वो बहुत अकड़ने लगी। देखो शिखा, ये लैब सबके लिए, तो हटो यहाँ से और हमको काम करने दो। मोती, हम कुछ काम कर रहे हैं, तुम्हें दिख रहा है ना? प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करो, हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट और हमारा बेकार। मोती प्लीज शट अप। सर, मैं सच्ची बोल रहा हूँ सर। मर्डर वाले दिन शाम को मैं लैब में नहीं गया था सर, नहीं गया था। लेकिन तुमने कहा था कि तुम फिल्म देखने गए थे, लेकिन तुम्हारे पास फिल्म की टिकट नहीं थी। सर अब गंदी वाली एडल्ट फिल्म देखने गए थे सर, और सबके सामने आपको कैसे बता दें? तुमने शिखा को मारा है और उसे मारने के बाद उसका मोबाइल फोन, उसका लैपटॉप, उसके कागज सब लेकर भाग कर, और खास कर वो पेन ड्राइव जिसमें उसका रिसर्च था वो लेकर तुम भाग गए। नहीं सर, नहीं।
अरे हम ऐसा क्यों करेगा सर? हम ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे सर, हमें तो उसकी रिसर्च पर बिलीव तक नहीं था। अच्छा, फायदा किससे था? उसके रिसर्च पर फायदा किसको था? ओनली 1% सर। उसके रिसर्च गाइड रघुनाथ जी। व्हाट? हाँ सर, रघुनाथ जी का तो पुराना आदत है दूसरों के काम का क्रेडिट लेना। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना सर, आप किसी से भी पूछ लीजिए। रघुनाथ जी सिंह, come with me. रघुनाथ के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए इंस्पेक्टर राम कुमार ने कॉलेज के पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ पूछताछ शुरू की, जिसके बाद ये साफ हो गया कि इससे पहले भी रघुनाथ कई रिसर्चर्स की रिसर्च को अपने नाम पर छपवा चुके थे। इस साल रघुनाथ रिटायर होने वाले थे और शिखा की रिसर्च से मिलने वाले करोड़ों रुपए उनकी बाकी की जिंदगी को ऐशो आराम की जिंदगी बना सकते थे। इंस्पेक्टर राम कुमार का यही अंदाजा रघुनाथ के लिए शक की वजह बन गया। सिंह सर, जो आदमी छोटे मोटे रिसर्च को चोरी करके अपने नाम छपवा सकता है, तो शिखा का रिसर्च को क्यों नहीं? और वो रिसर्च तो करोड़ों में जाता है। जिस रिसर्च के लिए शिखा दिन रात एक कर रही थी, क्या वही उसकी हत्या की वजह बनी थी? शिखा अपनी रिसर्च की सारी जानकारी एक पेन ड्राइव में रखती थी, तो क्या इसी पेन ड्राइव को पाने के लिए किसी ने इस बेरहमी से उसकी हत्या की थी? इंस्पेक्टर राम कुमार को इस बात पर शक सही लग रहा था, क्योंकि शिखा के लैपटॉप के साथ वो पेन ड्राइव भी गायब थी। उसके शरीर पर एक सर्जिकल ब्लेड द्वारा किए गए 17 घाव और शिखा के स्केचेस कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। हत्या की वजह हत्यारे की विकृत मानसिकता बयां कर रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर राम कुमार को अपनी जांच पड़ताल से ये भी लग रहा था कि शिखा की हत्या की असली वजह रिसर्च की जानकारी हासिल करना ही था और पुलिस को गुमराह करने के लिए किसी पागल आदमी की हरकत का रूप देने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस को कॉलेज के डीन और शिखा के पीएचडी गाइड रघुनाथ पर सबसे ज्यादा शक हो रहा था। उधर राज्य भर में फैली इस सनसनीखेज हत्याकांड की चर्चा इस कदर गर्म थी कि पुलिस पर इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव और भी बढ़ रहा था। इसलिए इंस्पेक्टर राम कुमार और उनकी टीम ने अब रघुनाथ को नजर में रखकर इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाया। हाँ तो मक्खनबाज, आपके आइंस्टाइन सर जिस दिन शिखा मैडम का मर्डर हुआ उसके शाम के 7 बजे कहाँ थे? हम लोग उस शाम रघुनाथ सर के ही साथ थे। क्रिकेट मैच देख रहे थे। सच बोल रहे हो कि रघुनाथ जी शाम के 7 बजे तक तुम्हारे साथ में थे, वहीं थे? नहीं सर, रघुनाथ सर तो करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास वहां से अपने घर के लिए निकल गए थे। सिंह सर, रघुनाथ जी शाम के 6:30 बजे तक स्टूडेंट्स के साथ थे और शिखा का मर्डर 7 बजे हुआ। रघुनाथ जी पे शक तो बनता है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। सर शिखा मैम की माँ जी वापस इलाहाबाद लौट गई है। सर वो बहुत दुखी थी और शिखा मैम के कातिल का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। इस कारण कॉलेज की सारी लड़कियां बहुत डरी हुई है सर। हमेशा सबको यही लगता रहता है कि अगर शिखा मैम के साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। ये आपके रघुनाथ सर हिंदी गर्म जोशी से किससे मिल रहे हैं? सर वो बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ है। यानी इस तरह की कंपनी शिखा की रिसर्च को खरीद सकती थी? हाँ सर, बिल्कुल। देखिए मैडम, आपके कॉलेज की लड़कियों को समझाइए डरने की जरूरत नहीं है। शिखा मैम का किलर बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। कम से रघुनाथ जी आइए, आपसे कुछ बातें करनी है। लेट्स गो दिस टाइम। आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, हम आपको कॉलेज के बाहर भिजवा देंगे। पुलिस को धमकी देने के आरोप में आपको क्या सजा हो सकती है आप जानते हैं, इसलिए आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए और मेरी बात का जवाब दीजिए कि शिखा के मौत के दिन शाम के 7 बजे आप कहां थे? मैं घर पर था, क्रिकेट मैच देख रहा था।
लेकिन क्रिकेट मैच तो 6:30 बजे खत्म हो गई थी। एंड इफ आई मिस्टेक नॉट, आपकी नौकरी भी इस साल खत्म हो रही है, तो क्या होगा इस ठाट माट का? लेकिन अगर शिखा का रिसर्च करोड़ों में बिके तो आपकी लाइफ सेट है। क्या बात कर रहे हैं आप? हमने खुद शिखा को उस रिसर्च के लिए ग्रांट दिलवाई थी। जी हाँ, और उसी रिसर्च को आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को बेच रहे हैं। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? हम उनसे अपने कॉलेज की बायोटेक स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट के बारे में बातचीत कर रहे थे, और शिखा की मौत वाले दिन मैच के बाद हम सीधे चंद्रिका मंदिर चले गए थे। ये देखिए, अगर आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा है तो आप जाकर उस मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हैं। जांच के दौरान इस बात का सामने आना कि हत्या के वक्त रघुनाथ कहीं और ही थे, पुलिस के लिए एक और गुत्थी बन गई। पुलिस को जांच में ये पता चला कि डीन रघुनाथ शिखा की हत्या के वक्त चंद्रिका देवी मंदिर में थे। तो क्या रघुनाथ ने किसी और के जरिए शिखा की हत्या को अंजाम दिया था? क्या उसकी हत्या करवाई गई थी या सचमुच शिखा का हत्यारा कोई और ही था? इतनी जांच पड़ताल के बाद भी पुलिस किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंची थी। पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सुराग नहीं लगा था, लेकिन कॉलेज के सभी प्रोफेसर और छात्र दहशत में थे। इसी दौरान शिखा की स्टूडेंट सुरभि के हाथ कुछ ऐसा लगा जो इस केस के लिए सबसे अहम कड़ी साबित होने जा रहा था। आर्ट टीचर है, आपको कोई ना कोई आइडिया तो जरूर होगा सर। सर आपको ये आइडिया तो होगा ना कि आप स्केच देख के ये बता सके कि स्केच किस स्टूडेंट ने बनाया है? हाँ, हर स्केच बनाने वाले का अपना एक अलग स्टाइल होता है। अब जैसे हम सबके सिग्नेचर अलग अलग होते हैं, वैसे ही स्केच बनाने के लिए जो लाइन ड्रॉ होती है उसे देखकर पता चल सकता है कि ये स्केच किसने बनाया है। सर क्या आप प्लीज इसी वक्त मेरे साथ चल सकते हैं सर? हाँ, लेकिन कहाँ? सर हमारे कॉलेज में तो मेरा ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इस तरह का स्केच बनाता हो। लेकिन हमें उन स्केचेस से कोई सुराग नहीं मिला। सर आर्ट क्लास में नहीं, लेकिन ये स्केचेस बनाने वाला किसी और क्लास का भी तो हो सकता है ना? अब कॉलेज के बच्चे सिखाएंगे हमें जांच पड़ताल करना। सही सर। ये आपका शक है, कोई सबूत नहीं है। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है सर। आदित्य हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, उसने शिखा मैम के साथ ऐसे कैसे किया हमें खुद समझ में नहीं आ रहा सर। लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, वो स्केचेस जो हमें क्लासरूम में मिले थे वो आदित्य ने ही बनाए थे सर। और ये स्केचेस देखिए, ये स्केचेस ये भी आदित्य ने ही बनाए। हमें उसकी क्लास नोटबुक से मिले सर। ये देखिए। देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। सर लेकिन आप मेरी बात देखो सुरभि, ये सब चीजें यहाँ रख कर जाओ, देखते हैं कुछ हो सकता है। नमस्ते भैया जी। अरे अरे क्या हो गया? लाओ भाई चाय लाओ, हमें चाय वाय पिलाओ यार।
हेलो सर, अब तक तो सारी मोमेंट नॉर्मल है। अभी वो अपने चमचों के साथ बैठ के चाय पी रहा है। जी सर। जी सर। कम here। ये नंबर्स देख रहे हो, सत्यमयशी कॉलेज के रजिस्टर्ड नंबर्स है और इसी नंबर से शिखा को बार बार फोन जाते, इसी नंबर से। लेट्स गो। ओके सर। ये नंबर कॉलेज के स्पेस का है और हमें लगा कि कॉलेज का कोई स्टाफ शिखा को इस नंबर से फोन कर रहा है, इसलिए इन नंबर्स में हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन लगता है कि अब मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्सर रात के 8 बजे यहाँ से कौन फोन करता है? हाँ सर, वो हमारे छात्र संघ के नेता है ना, आदित्य भैया, उनका टाइम फिक्स था, वही आते थे इस टाइम पे यहाँ पे। हम रजिस्टर में सारी एंट्री नोट करके रखे हैं, ये लीजिए देख लीजिए। लेकिन सर, जब से शिखा मैडम का मर्डर हुआ है उस दिन से वो नहीं आते हैं यहाँ पे फोन करने के लिए। सर, शिखा के मोबाइल पे इस नंबर से जिस टाइम फोन आया है वो टाइम और रजिस्टर का टाइम आपस में मैच हो रहा है सर। इसका मतलब यह है कि छात्र नेताजी ही शिखा को परेशान कर रहा है। मतलब बिट्टू नहीं, आदित्य ही वो लड़का था जिसके बारे में शिखा की माँ ने बताया था। लेकिन आदित्य के खिलाफ हमें पक्के सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, क्योंकि शिखा उन लड़कियों में से नहीं थी जो आदित्य की इस हरकत को सहन कर सके। कोई ना कोई सबूत तुम मिलेगा। और तुम अपनी जुबान पे ताला लगा कर रखना, समझे? शिखा ने कंप्लेन लिखवाई थी ना कि आदित्य उसे परेशान कर रहा है। तुम लोगों ने एक्शन अब तक ली क्यों नहीं? और ये बात हमसे क्यों छुपाई तुम लोगों ने? Why did you hide it? सर, रघुनाथ सर ने कहा था कि हम इस बात को दबा दें। आदित्य उनका भतीजा है ना, उन्होंने कहा था उसे प्यार से समझा देंगे। ऐसे यानी इन दोनों के बीच में भी कनेक्शन है। लेकिन सर, रघुनाथ से बात करके देख चुके हैं। नहीं सिंह, अब बातों से नहीं लातों से काम लेंगे। लेट्स गो। तलाशी लो, जल्दी तलाशी लो। ये वैसे ही ऐसे देखिए उसी लड़की। क्या हो रहा है सर? हाँ, ये तुम हमें बताओगे क्या हो रहा है और क्या हुआ था? ले चलो इसे यहाँ से। ऐसे कैसे ले चलो? ऐसे कैसे ले चलो? अरे छोड़ो यार, क्या कर रहे हो? चल बे। अरे क्या हमारी कॉलेज में भाई, क्या कर रहे हो? अरे ठहरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आपकी ये दादागिरी हमारे कैंपस में नहीं चलेगी। ये दादागिरी नहीं है, पुलिसगिरी है। इसे भी अंदर ले लो। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया? छोड़ो मुझे। तो अब बता, तूने अपनी शिखा मैम को क्यों और कैसे मारा? शिखा मैडम हमको अच्छी लगने लगी। और यही बात जब हमने उनको जाके बताई तो उन्होंने हमको मना कर दिया। उन्होंने। और तुम उसे परेशान करने लगे और जब अति हो गई तो वो कंप्लेंट करने पर मजबूर हो गई और रघुनाथ जी ने बात को दबा दी। हमने दबा दी थी क्योंकि हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। हमने आदित्य को समझाया था कि वो शिखा को ज्यादा परेशान ना करे और वो मान भी गया था। तो बताइए रामधारी जी, आपके छात्र नेता सुधर गए? आदित्य को ना किया था उन्होंने, आदित्य को, तभी से हमारा दिमाग सटक गया था उन पर। को हमने बहुत बार समझाने की कोशिश की थी कि मान जाओ,
लेकिन नहीं, वो तो मानी ही नहीं। और उस रात जब शिखा मैडम लैब में अकेले काम कर रही थी। विक्रम, तुमसे बाद में बात करते हैं। कौन है? कौन है? हमें मना किया? क्या कमी थी हमें जो तुमने हमें मना किया? हाँ? क्या कमी थी? क्या कमी? आदित्य, क्या कर रहे हो? बोलो। नहीं छोड़। हमें मना किया था ना तुमने। ये क्या कर रहे हो तुम? आज नहीं छोड़ेंगे, हमें मना किया था। आदित्य, क्या कर रहे हो तुम? आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अबे चुप चुप। रामधारी जी, सब देख लिया ना? किसी को कानों कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। जानते हैं ना ताऊ जी कौन है हमारे इस कॉलेज? नौकरी से निकाल दिए जाएंगे आप। और इधर चुप रहे, नोटों से मुंह भर देंगे आपका। तो ना आपका गला दबाने में मिनट भी नहीं लगाएंगे। इसके बाद हमने वहां ऐसा माहौल बना दिया था कि लगे किसी पागल ने ये काम किया, या फिर किसी ने लूटपाट के लिए उनका खून किया। और रामधारी के साथ मिलकर हमने सारे फिंगरप्रिंट्स भी मिटा दिए ताकि पुलिस को कोई सबूत ही ना मिले। और तो और पुलिस को गुमराह करने के लिए हमने वहां पे स्केचेस भी लगा दिए। शायद तुम पुलिस को गुमराह करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन सुरभि की मदद से हमारी जांच सही रास्ते पे आई। आज तक किसी ने आदित्य को मना नहीं किया था, और हाँ भी नहीं कहेगी, क्योंकि जिंदगी भर तुम जेल में सड़ते रहोगे। आदित्य की मानसिक विकृति और हैवानियत ने एक निर्दोष प्रतिभाशाली महिला रिसर्चर की बेरहमी से जान ले ली। शिखा की हत्या किसने की थी, इस बात का जवाब मिल चुका था, पर इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था कि आखिर शिखा का दोष क्या था। सिर्फ इतना कि वो एक स्वाभिमानी महिला थी। क्या उसे सिर्फ इस बात की सजा मिली थी कि उसने आदित्य को इनकार किया था, या सिर्फ इस बात की सजा मिली कि उसने आदित्य की बदतमीजियों की शिकायत कॉलेज प्रशासन से की थी। अपनी विकृत सोच के चलते समाज में आदित्य जैसे कुछ लोग किसी भी महिला को क्या इतना भी हक नहीं देना चाहते कि वो उन्हें ना कह सके। इसके लिए वो सोच भी जिम्मेदार है जो ये कहती है कि किसी भी महिला की खामोशी या ना का मतलब हाँ होता है। अब वक्त आ गया है कि वो सभी लोग ये समझ ले कि एक महिला की ना का मतलब सिर्फ ना होता है और उसे इस बात का पूरा हक है। अदालत ने इसे रेयर ऑफ द रेयर केस मानते हुए आदित्य को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद और फांसी की सजा सुनाई और रामधारी को इस हत्या में अपराधी का साथ देने के जुर्म में आईपीसी की धारा 307 के तहत 10 साल की और सबूत को नष्ट करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 201 के तहत 7 साल यानी कि कुल 17 साल की सजा सुनाई। दरअसल सबसे बड़ी गलती कॉलेज के डीन रघुनाथ की थी। अगर उन्होंने शिखा की शिकायत को गंभीरता से लिया होता तो आज शिखा का यह अंजाम नहीं हुआ होता। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार साल 2010 में देश भर में औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या 2,13,585 थी, जिसमें से 20,169 मामले उत्तर प्रदेश महिला अपराध के थे, जो कि देश भर में लगभग उच्चतम थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान।